दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 अपडेट में। आज की इस वीडियो में G7 समिट, डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और खास करके चाइना से काफी सारी खबरें आ रही है जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा शाम के 4:30 बजे चाइना के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने वाले हैं क्योंकि चाइना ने बॉर्डर के पास एक बार फिर से एक नया जाल भारत को घेरने के लिए बिछाया है और एक बिल्कुल नया एयरवेज का निर्माण भारत के करीब किया है। इसके ऊपर वीडियो हम 4:30 बजे लेकर आएंगे। बहरहाल स्टार्ट करते हैं आज की टॉप 10 अपडेट को। दरअसल दोस्तों पहली खबर G7 समिट से सामने आ रही है। G7 समिट की साइडलाइन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात होती है और दोनों देशों के बीच में एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट साइन होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अमेरिका में भी इस समय चुनाव का माहौल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में वापस सत्ता में आते हैं तो अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोक देंगे क्योंकि उन्हें थोड़ा एंटी नेटो संगठन वाली नीति लेकर चलने वाला नेता माना जाता है। यही कारण है कि कल को अमेरिका यूक्रेन का साथ न छोड़ दे। यही वजह है कि ये डिफेंस एग्रीमेंट बाइडेन ने साइन किया है और ये डिफेंस एग्रीमेंट पूरे 10 सालों का है जिसके तहत दो महत्वपूर्ण एजेंडा सेट किए गए हैं। इसके तहत पहला यह है कि यूक्रेन के साथ अमेरिका का 10 सालों के लिए डिफेंस कोऑपरेशन रहेगा और दोनों का जो टारगेट रहेगा वह रूस रहने वाला है। वहीं दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है और वह यह है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जाएगा और यही मेन कारण है जिस वजह से रूस यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था। देखा जाए तो अभी तक बाइडेन के द्वारा कोई भी इस तरह के बोल्ड स्टेप नहीं लिए गए हैं, लेकिन ये उनके कार्यकाल में पहला ऐसा बोल्ड स्टेप है जो कि उन्होंने लिया है। हालांकि यूक्रेन और रूस युद्ध में शुरू से ही बाइडेन की नीति यूक्रेन को सपोर्ट करने वाली रही है और भारी मात्रा में हथियार वगैरह उन्होंने यूक्रेन में पहुंचाया है। बहरहाल इस 10 सालों के एग्रीमेंट के बाद आपको क्या लगता है कि क्या रूस यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को कब्जा किए बिना युद्ध रोकेगा या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। दोस्तों ये खबर भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ही है, लेकिन ये खबर आई है रूस की तरफ से, जहां एक तरफ हमने आपको बताया कि 10 साल का एग्रीमेंट यूक्रेन के साथ अमेरिका ने किया है, तो वहीं रूस की तरफ से और वह भी पुतिन के द्वारा ये कहा गया है कि रूस इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार है और अपने सभी सैनिकों को जो कि इस समय यूक्रेन में है उनको वापस लाने के लिए भी तैयार है। और ये प्रॉमिस किया है पुतिन ने, अगर यूक्रेन रूस के कब्जे किए हुए इलाके से अपनी सेना को वापस ले जाता है और दूसरा नेटो को ज्वाइन करने का जो उसका संकल्प है अगर उसे छोड़ देता है। साफ है कि रूस ने सीज फायर करने की अपनी शर्तें रख दी है, लेकिन लगता नहीं है कि यूक्रेन इसके लिए मानेगा। बहरहाल इस विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों G7 समिट से सामने आ रही है। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 की साइडलाइन में कई बड़े राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात करते हैं। इसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने नमस्ते करके पीएम मोदी का स्वागत किया और न सिर्फ मोदी का बल्कि हर नेता का उन्होंने नमस्ते करके ही स्वागत किया है, जो कि भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह से दुनिया भर में फैली है और इसका क्रेडिट पीएम मोदी को जरूर जाता है। इटली की प्रधानमंत्री के अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से काफी गर्मजोशी से मुलाकात करते हैं, उनको गले भी लगाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक वीडियो और काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और वह है पोप फ्रांसिस ने जिस तरह से पीएम मोदी को गले लगाया। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा हाईलाइट जिस चीज ने किया है वह था पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ बयान कर रही थी। वहीं इसके अलावा पीएम मोदी ने जेलेंस्की को गले भी लगाया। अब देखा जाए दोस्तों तो डिप्लोमेटिक टर्म में ये छोटे छोटे गेस्चर बहुत मायने रखते हैं। जब पीएम मोदी SCO समिट में पुतिन से मिले थे तो वहां उन्हें गले नहीं लगाया था क्योंकि उस समय रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, लेकिन अभी भी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। लेकिन जेलेंस्की को हक करना ये दिखाता है कि भारत की सिंपैथी यूक्रेन के साथ है। वहीं यूक्रेन ने पीएम मोदी को सिंगापुर में होने वाले पीस समिट के लिए भारत की भागीदारी पर जोर दिया है, जिसे भारत ने भी एक्सेप्ट किया है और भारत की तरफ से भी प्रतिनिधि उसमें जाएगा। साथ ही भारत ने कहा है कि भारत शुरू से ही बातचीत का रास्ता अपनाने पर जोर दे रहा है। मोदी और जेलेंस्की की इस मुलाकात और जो भी बातें हुई है, इन सब चीजों के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों इजराइल से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इजराइल के साथ भारत ने एक महत्वपूर्ण डील को कैंसिल कर दिया है। दरअसल भारत BVR मिसाइल को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर है। BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल, जो कि फाइटर जेट में यूज की जाती है। भारत को दोनों शॉर्ट और लॉन्ग रेंज की मिसाइल को दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। यही कारण है कि जहां हम यूरोप से
मीटियोर मिसाइल खरीदते हैं। इसके अलावा एसरैम मिसाइल भी हम खरीदते हैं। वहीं पर इजराइल से भारत के लिए आईडरबी मिसाइल आती है। वहीं हाल ही में आईडरबी ER मिसाइल जो कि 100 किलोमीटर के अंदर किसी भी टारगेट को पल भर में ध्वस्त करने में माहिर मिसाइल मानी जाती है, उसका ऑफर इजराइल की तरफ से भारत को दिया गया था। वहीं पर यह डील लगभग भारत और इजराइल के बीच साइन होने वाली थी, लेकिन अब भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस डील को कैंसिल कर दिया है और कहा है कि भारत अस्त्र मिसाइल जो कि भारत की अस्त्र 1 और अस्त्र मार्क 2 है, उसी के ऊपर भरोसा जता रहा है। यानी कि साफ है कि भारत अब एयर टू एयर मिसाइल में भी स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी स्वदेशी मिसाइल की तरफ ही जा रहा है। भारत द्वारा लिए गए इस फैसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों राफेल फाइटर जेट को लेकर सामने आ रही है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रेसिडेंट इटली में मुलाकात करते हैं, तो ऐसे में एक नई न्यूज डेवलप होती है और इसको ANI रिपोर्ट करता है। तो ये न्यूज ऑफिशियल ही है। दरअसल ANI की तरफ से ये बताया गया है इस समय एक हार्ड नेगोशिएशन भारत और फ्रांस के बीच में राफेल फाइटर जेट को लेकर चल रहा है। ANI ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 30 मई को एक काफी बड़ा डेलीगेशन फ्रांस का भारत आने वाला था, लेकिन क्योंकि इलेक्शन वगैरह के रिजल्ट और इलेक्शन वगैरह चल रहे थे, इसी कारण से उसको पोस्टपोन कर दिया गया था और दूसरे वीक में जून के ये मीटिंग दिल्ली में रखी गई थी और अब फ्रांस की तरफ से एक बड़ा डेलीगेशन भारत आ चुका है। वहीं राफेल फाइटर जेट को लेकर नेगोशिएशन वगैरह इस समय स्टार्ट हो गई है। 50,000 करोड़ रुपए की ये मेगा डील प्राइस की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में थी, क्योंकि 26 राफेल फाइटर जेट के लिए 50,000 करोड़ रुपए बेहद ज्यादा है, क्योंकि जो पहले 36 राफेल फाइटर जेट भारत ने खरीदे थे उनकी कीमत इससे बेहद कम थी। हालांकि फ्रांस की तरफ से इंजन का भी ऑफर इसी के साथ दिया गया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस डील के ऊपर क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि आपको जल्दी हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ये डील फाइनल होने की खबर सामने आ जाएगी। आपके हिसाब से 50,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल फाइटर जेट की डील सही है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर भारत के फॉरेक्स रिजर्व को लेकर सामने आई है। दरअसल आप स्क्रीन पर मनी कंट्रोल का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया है। ये $4.3 बिलियन बढ़ा है और अब भारत का फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड $655.8 बिलियन पार पहुंच चुका है। वहीं इसके अलावा दोस्तों भारत का गोल्ड रिजर्व भी $481 मिलियन बढ़ा है और ये 822 मैट्रिक टन हो चुका है। और RBI ने बताया है कि पिछले हफ्ते तकरीबन $57 बिलियन की वैल्यू का गोल्ड इंक्रीज हुआ है भारत के अंदर। साफ है दोस्तों कि इस समय रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब धीरे धीरे $700 बिलियन के करीब पहुंच रहा है। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम आपके लिए डेली टॉप 10 वर्ल्ड अफेयर्स, डिफेंस, इकोनॉमी से जुड़ी न्यूज लेकर आते हैं। कोई भी न्यूज जो बड़ी होती है उसको मिस नहीं होने देते। यही कारण है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर काफी शॉर्ट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है भारत की सेना के लिए। दरअसल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को चलाया था। वहीं पर अब नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि ऑपरेशन सफेद सागर के ऊपर एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर बनाई जाएगी, जिससे भारतीयों को हिस्ट्री का पता लगेगा और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के साथ भारतीय वायुसेना के इस ऑपरेशन का पता उन्हें लग सकेगा। आपके हिसाब से कोई और ऐसा ऑपरेशन जिसके ऊपर वेब सीरीज बननी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों पाकिस्तान से सामने आ रही है। अमूमन अपने दुश्मन देश से तारीफ कम ही सुनने को मिलता है। एक बार इमरान खान के द्वारा भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की तारीफ हमने सुनी थी, और अब एक और पाकिस्तान के सीनेटर ने भारत की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी सीनेटर शिबली फराज ने भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारत में डेमोक्रेसी है और जिस तरह से इतने विशालकाय देश में इलेक्शन प्रोसेस होता है, सफलतापूर्वक और फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, उससे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस वगैरह पूरी तरह से अनफेयर है। यही कारण है कि आज वह चांद पर है और हम यहाँ IMF से भीख मांग रहे हैं। हालांकि दोस्तों भारत के कट्टर दुश्मन चीन और पाकिस्तान को तो भारत में डेमोक्रेसी दिखती है, लेकिन कुछ जर्मन लोगों को भारत में
डिक्टेटरशिप भी दिखती है। बहरहाल इस विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, और ये खबर पाकिस्तान को लेकर है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी खबर है। दरअसल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। पाकिस्तान अपना पहला मैच अमेरिका के साथ हार गया था और उसके बाद भारत के हाथों उसे शिकस्त पड़ी थी। हालांकि वह कनाडा से एकमात्र अपना मैच जीता था, लेकिन उसको कल के मैच से काफी ज्यादा उम्मीद थी, जो कि अमेरिका और आयरलैंड के बीच खेला जाना था। पाकिस्तान ये दुआ कर रहा था कि आयरलैंड अमेरिका को हरा दे, लेकिन वहां पर हो गई बारिश, जिस कारण एक एक्स्ट्रा अंक अमेरिका को मिल गया और वह सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो गया और सुपर 8 से पाकिस्तान इस समय बाहर हो गया है। बहरहाल स्पोर्ट्स से जुड़ी इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।